नमस्कार साथियों, मैं फिर से एक बार सुनील गढ़वाल आपके अपने YouTube चैनल एवन स्टडी के पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी रक्त परिसंचरण तंत्र का टॉपिक हमने लिया था और उसमें रक्त की बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक जानकारी और इसके बाद में रक्त के दो भाग पढ़े थे जिसमें एक कणिकाएं थी और एक प्लाज्मा था। कुछ चर्चा हमने कर ली थी और वहां पे आपको बता दूं, देखो हमने पढ़ लिया था कि ब्लड जो था, रक्त पढ़ रहे थे, वहां पे रक्त के दो भाग हमने पढ़े थे जिसमें एक तो था प्लाज्मा और दूसरा जो हिस्सा था वो क्या था, कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं जिन्हें कहा था हमने। ध्यान दीजिए यहाँ पे तीन पार्ट पढ़े थे हमने, एक था आरबीसी, एक था डब्ल्यूबीसी और एक था प्लेटलेट्स। एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की चर्चा हमने कर ली थी और कणिकाओं के बारे में आज हम इस टॉपिक को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अध्ययन के लिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले देखो कुछ चीजें आपको और बता दूं। एक वर्ड आता है रुधिर सीरम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रुधिर सीरम क्या है, रुधिर सीरम किसे कहेंगे, तो ध्यान दे रुधिर सीरम क्या है। यदि प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला भाग है, जिसे तरल भाग हमने कहा था, जिसमें 90 से 92% क्या था, जल था, H2 था। यदि प्लाज्मा में से प्रोटीन, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी, फाइब्रिनोजन। यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और साथ में प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रोटीन हमने पढ़ी थी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को यदि हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो प्लाज्मा का भाग है वो क्या कहलाता है, रुधिर सीरम कहलाता है। कई बार किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन रक्त की आवश्यकता है, लेकिन उसमें उसको केवल प्लाज्मा चाहिए, यानी कणिकाओं की पूर्ति आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उसके शरीर में सही मात्रा में है, तो उसे क्या चढ़ाया जाता है, रुधिर सीरम चढ़ाया जाता है, जिसमें प्लाज्मा में से क्या, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन घटा करके क्या चढ़ा दिया जाता है, रुधिर सीरम की मात्रा को पूर्ण कर दिया जाता है। देखो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे आज आरबीसी की। सबसे पहले कणिकाओं वाले हिस्से में आरबीसी की बात करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके। देखो टॉपिक को बिल्कुल डीपली ले जाके पढ़ेंगे अपन। रक्त परिसंचरण तंत्र में ही ब्लड था, रक्त पढ़ रहे थे। सबसे पहले तीन हिस्से मैंने इसके बताए, रक्त, हृदय और साथ में क्या थी, कणिकाएं थी, रुधिर वाहिनियां जिन्हें कहा था। देखो रक्त में सबसे पहले जो पार्ट था कणिकाओं का, उसके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आरबीसी की, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल पे हम इसके लिए जाएंगे। आरबीसी सबसे पहले आरबीसी में हम बात करेंगे। आरबीसी को क्या कहेंगे, यदि फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या होगा, रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी इन्हें कह देंगे हिंदी में अपन क्या कह देंगे, लाल रक्त कणिकाएं। क्या कह देंगे इन्हें, लाल रक्त कणिकाएं इन्हें हम कहेंगे। और यदि इनके उपनाम की मैं बात करूं, आरबीसी के और यदि उपनाम की बात करूं तो आरबीसी को क्या कहा जाता है, रक्ताणु भी आरबीसी को ही कहा जाता है। रंग कैसा होता है, लाल रंग, जिसके कारण क्या कहा जाता है, रक्ताणु। इसके अलावा और बात करूं तो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट भी किसे कहेंगे, आरबीसी का ही उपनाम है। क्या, इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी क्या है, लाल रक्त कणिका ही कहेंगे। आरबीसी को ही क्या कहेंगे, रक्ताणु कहेंगे, और आरबीसी को ही क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट। अगले बात करते हैं, आगे बात करते हैं उनकी संख्या। सबसे पहले आगे हम बात करेंगे इनकी संख्या की, कि जो आरबीसी की जो संख्या है वो कितनी होती है। नर और मादा में इसकी संख्या अलग अलग पढ़ेंगे, महिला और पुरुष में दोनों में इसकी संख्या अलग अलग पढ़ेंगे। पुरुष में यदि इसकी संख्या की मैं बात करूं, पुरुषों में जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग 50 से 55 लाख होती है। 55 लाख पर घन मिलीमीटर, पर घन एमएम, यानी प्रत्येक घन एमएम रक्त के अंदर आरबीसी की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 50 से 55 लाख। यानी इसकी संख्या का जो मापन है वो किस में किया जाएगा, घन मिलीमीटर में इसकी संख्या को मापा जाएगा। जबकि महिला में यदि इसकी संख्या की बात करें, महिलाओं में इसकी संख्या होती है 45 से 50 लाख, पुरुषों के बजाय कम होती है, 50 से 45 से 50 लाख। इसका भी मापन हम किसमें करेंगे, घन मिलीमीटर में। आगे बढ़ते हैं, संख्या के बाद में मैं बात करता हूं, संख्या के बाद में बात करता हूं कि इसका निर्माण कहां होता है। निर्माण कहां होगा, लाल रक्त कणिकाओं के यदि निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण, देखो बात करता हूं मैं सबसे पहले वयस्क मनुष्य की। वयस्क मनुष्य में जो इसका निर्माण होता है वो होता है रेड बोन मेरो में, और रेड बोन मेरो को अपन क्या कहेंगे, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। जबकि भ्रूणावस्था में हम बात करें, छोटे बच्चों में या फिर भ्रूणावस्था में जो भ्रूण में जो बालक होते हैं उनमें इसका जो निर्माण होता है वो होता है किसमें, लिवर में, लिवर और किसमें, पलिया में, लिवर व पलिया में निर्माण होगा किसका, आरबीसी का। यानी वयस्क मनुष्य में लाल अस्थि मज्जा। देखो अस्थि मज्जा क्या है,
अस्थि मज्जा की मैं बात करूं तो जब हमारा हड्डियों का जो कंकाल है, हड्डियों का जो कंकाल है उसके मध्य जो खाली स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, इसमें जालनुमा संरचना बनी है, उसे क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। यानी हड्डियों के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कह दिया हमने, अस्थि मज्जा कह दिया है। जब जो बड़े वयस्क मनुष्य होगा, बड़े लोग होंगे, उनमें क्या होंगी, अस्थियां होंगी, लेकिन छोटे बच्चे में अस्थियां नहीं होगी। भ्रूणावस्था में जो बालक जन्म ले रहा होगा उसमें अस्थियां नहीं होगी। तो इस निर्माण कहां पे होगा, आरबीसी का लिवर या फिर किसमें, पलहा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बात करूं कि इसकी निर्माण की जो क्रिया है, इसकी निर्माण की जो क्रिया है, निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, इसके निर्माण की क्रिया को अपन क्या कहेंगे, निर्माण की क्रिया को यदि बात करूं मैं, आरबीसी के जो निर्माण की क्रिया है उसको अपन कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस। मित्रों कोई भी ऐसा क्वेश्चन अपन नहीं छोड़ेंगे जो पीछे के एग्जाम्स में पूछा गया, भविष्य के एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। कोई भी क्वेश्चन अपन इस आरबीसी के अंदर, ब्लड के टॉपिक के अंदर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल मैंने बताया, जीरो से टॉप लेवल पे अपन जाएंगे। निर्माण की क्रिया के बाद में मैं बात करता हूं इसके जीवन काल की, जीवन काल कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिन का है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना है, 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल है। विद एनसीईआरटी के आधार पे बात कर रहा हूं मैं। जीवन काल के बाद में, जीवन काल के बाद में बात करता हूं कि आरबीसी का जो रंग है वो रंग कैसा होता है, रंग होता है इसका कैसा, लाल। और इसका लाल रंग किसके कारण होता है, इसका लाल रंग होता है एचबी। एचबी का मतलब किससे है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रक्त कैसा होता है, लाल होता है। और मैंने यह भी बताया था कि हीमोग्लोबिन जो स्वयं होता है वो कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का। हीमोग्लोबिन स्वयं बैंगनी रंग का होता है, जबकि रक्त का जो लाल रंग है, आरबीसी का जो रंग लाल है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन वर्ड यहाँ पे आया है, मैंने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी हीमोग्लोबिन के बारे में कि यदि हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़े तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसे क्या कह देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाएगा। और मैंने बताया था यदि हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़े, CO2 जुड़े, या फिर हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़े, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे क्या कह दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के साथ में यदि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जबकि हीमोग्लोबिन के साथ में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है तो इसे कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। देखो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आता है यहां से कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका कारण आपको बता दूं। बंद कमरे में जब अंगीठी जलाएंगे, जो अंगीठी जलेगी, जलने वाली अंगीठी से कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है विषैली गैस होती है, विषैली गैस, विषैली गैस होती है। और ये जो है ये दर्दनाक मौत नहीं देती है, व्यक्ति का दम नहीं घुटता है इसके अंदर। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलेगी तो व्यक्ति का दम नहीं घुटेगा। जब इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट सुसाइड गैस कहा जाता है। यानी आत्महत्या करने का सबसे उचित तरीका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और क्वेश्चन की यदि बात करूं कि रात के समय घने पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसका कारण क्या है मित्रों, बता दूं। रात के समय, रात के दिन के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। जबकि रात के समय O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जो CO2 रात के समय इनके द्वारा त्यागी जाएगी वो CO2 क्या होती है, CO2 को अपन कह सकते हैं कैसी गैस, दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है इसको, CO2 को। और धीरे धीरे रात्रि के समय पेड़ों से निकलने वाली जो CO2 गैस है, व्यक्ति का क्या घुटने लगता है, धीरे धीरे दम घुटने लगता है। और दम घुटने लगता है तो व्यक्ति की नींद हो जाती है, मौत नहीं होती, इससे मौत की संभावनाएं कम रहती है। दम घुटने से व्यक्ति क्या हो जाए, जान बच जाती है। आगे बढ़ते हैं, रंग के बाद में आगे बढ़ेंगे कि इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है। यदि मैं आरबीसी के कार्य की बात करूं तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना। ऑक्सीजन क्या क्या करना, परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन किसके साथ करेगी, हमने बात की हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिली है तो क्या हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुई है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो क्रिया है किसमें होती है, शुद्ध रक्त में। शुद्ध रक्त के साथ में ऑक्सीजन बहेगी, शुद्ध रक्त के साथ में किसकी क्रिया होगी, ऑक्सीजनित जो रुधिर होगा उस ऑक्सीजनित रुधिर के साथ में क्या बहेगी, ऑक्सीजन बहेगी। इसके लिए ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य हो गया है किसका, आरबीसी का। और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। और आगे यदि मैं बात करूं आरबीसी के बारे में, ये बेसिक जानकारी हमने यहां तक जुटाई है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैं बात करूं
ध्यान दीजिए मित्रों, आरबीसी जो होता है, इसमें आगे बढ़ते हैं कि स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, उस स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक। कोशिका जो कोशिका होती है व्यक्ति के शरीर में, उस कोशिका में क्या होगा, केंद्रक होगा। और शरीर का जो नियंत्रण बिंदु है, कोशिका का जो नियंत्रण बिंदु है, वो क्या होता है, केंद्रक होता है। और इस केंद्रक की खोज की थी सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की क्या की थी, खोज। कोशिका के अंदर बड़े विस्तृत रूप से इसे जानेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ध्यान दे अपवाद है, इसके भी अपवाद, और अपवाद बड़े महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बार बार यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। 3 चीज है स्तनधारियों में, एक तो ऊंट है, ऊंट के अलावा एक लामा है, और लामा के अलावा क्या है, एक जिराफ है। ऊंट, लामा और जिराफ जो है, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और साथ में कैसे जीव है, स्तनधारी जीव। बाकी स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। और यदि बात करूं तो एक मेंढक भी इसमें आ सकता है, लेकिन ध्यान दें मेंढक क्या नहीं है, स्तनधारी नहीं है। मेंढक क्या है, एक उभयचर है। मेंढक एक उभयचर जीव है। उभयचर किन्हें कहेंगे, जो जल और थल दोनों पे निवास करते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, उभयचर कह देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, केंद्रक पाया नहीं जा रहा है। अब आपसे बात की जाए आगे, यदि पूछा जाए, आगे बात आती है कि यदि आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, कमी। यदि शरीर में आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो आरबीसी की संख्या में कमी होने पर रोग कौन सा होगा। आरबीसी की संख्या में कमी भी कह सकते हैं इसे, हीमोग्लोबिन की कमी भी कह सकते हैं, या फिर आपसे पूछे आयरन की कमी। मैंने बताया था एक तत्व पाया जाता है, एक धातु पाई जाती है, आयरन धातु। किसके अंदर, ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। तो आरबीसी की संख्या में कमी बोले, चाहे हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी बोले, चाहे आयरन की कमी बोले, उसे क्या कहा जाता है, एनीमिया। यानी कौन सा रोग हो जाता है, इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग। और आगे बढ़े, यदि संख्या में वृद्धि से बात करें कि यदि इनकी संख्या में वृद्धि हो जाए, तो इनकी संख्या में वृद्धि से रोग कौन सा हो जाएगा। इनकी संख्या में वृद्धि से रोग, दोस्तों, रोग हो जाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, या फिर इस रोग का नाम दिया जा सकता है पॉलीसल्फोनिया। पॉलीसल्फोनिया, या तो कह सकते हैं पॉलीसाइथेमिया, या फिर क्या कह देंगे, पॉलीसल्फोनिया कह देंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाएं। यदि आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की सर्वाधिक संख्या, आरबीसी की सर्वाधिक संख्या इस संसार के अंदर किस जंतु में पाई जाती है। आरबीसी की संख्या यदि कंप्लीट संसार की बात करें, किस जंतु के अंदर पाई जाती है, तो वो है एम्फ्यूमा। वो है एम्फ्यूमा, नाम याद रखना। एम्फ्यूमा के अंदर आरबीसी की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है कंप्लीट संसार के अंदर, संपूर्ण जंतु जगत की मैं बात करूं। लेकिन आपसे पूछे कि स्तनधारियों में आरबीसी की सर्वाधिक संख्या, स्तनधारियों में यदि आरबीसी की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो वो पाई जाएगी किसमें, हाथी में। किसमें होगी, हाथी में। और यदि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सबसे स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपवाद है, अपवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी एलडीसी में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 अपवाद ऊंट, लामा और जिराफ है, जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आरबीसी की ही और चर्चा करते हैं। हमने देखा कि संसार के अंदर जंतु जगत में सबसे ज्यादा आरबीसी की संख्या किसमें थी, एम्फ्यूमा में। स्तनधारियों में सबसे ज्यादा आरबीसी की संख्या किसमें थी, हाथी में। और यदि सबसे कम आरबीसी की संख्या की यदि मैं बात करूं, सबसे कम आरबीसी की संख्या स्तनधारियों में यदि बात करूं, तो स्तनधारियों में वो होगा कौन, कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण में आरबीसी की सबसे कम संख्या पाई जाती है। स्तनधारियों में पूछे तो भी कस्तूरी हिरण ही रहेगा, और यदि कंप्लीट संसार में पूछे तो भी क्या रहेगा, कस्तूरी हिरण ही रहेगा जंतु जगत में, जिसमें आरबीसी की सबसे क्या पाई जाती है, कम संख्या पाई जाती है। और चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे पूछा जाए किसी पहाड़ी वाले स्थान पर या फिर किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाने पर आरबीसी की संख्या में कमी होगी कि वृद्धि होगी। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर क्या होगा मित्रों, वायुदाब में क्या होगी, कमी होगी। वायुदाब में कमी होगी तो आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या होगी, कमी होगी कि वृद्धि, तो आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यदि आपसे पूछ ले कि सोते समय, आपसे पूछे कि सोते समय आरबीसी की संख्या कम होगी या घटेगी, तो सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है,
कमी हो जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या होगी, कमी। और कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है, 5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये आरबीसी की चर्चा हमने यहाँ तक कर ली है। आरबीसी अपना कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे कणिकाओं वाला भाग आता है आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी। ऐसी कोई चीज मेरे हिसाब से इसमें नहीं छूटी है। कंटेंट के मामले में मैं आपको बता दूं कि क्लासों में कोई कमी नहीं रहने वाली है। अपने मित्रों तक आप इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। दूसरा यहाँ पे आता है, कणिकाओं में दूसरा भाग आता है डब्ल्यूबीसी। कणिकाओं में दूसरा भाग है डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले चर्चा को वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पसेस। हिंदी में क्या कह देंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कह देंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं इसे कहेंगे। या फिर और यदि उपनाम की बात करूं तो क्या कह सकते हैं इसे, श्वेताणु। श्वेताणु भी इसे कहेंगे, या फिर इसे कह सकते हैं क्या, ल्यूकोसाइट। इंग्लिश नेम क्या हो जाएगा इसका, ल्यूकोसाइट। देखो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा है, श्वेत रक्त कणिकाएं कहा है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा है, श्वेताणु कहा है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा है, ल्यूकोसाइट। संख्या की बात करें, संख्या की यदि बात करें तो ये संख्या में होती है लगभग 5500 से 11,000 के मध्य। 5500 से 11,000 के मध्य। और इसकी संख्या का मापन भी किसमें किया जाता है, घन मिलीमीटर में ही किया जाता है। महिलाओं और पुरुषों में इसकी संख्या लगभग समान होती है। निर्माण की बात करता हूं कि इसका निर्माण कहाँ होता है। देखिए इसका निर्माण जो होगा वो निर्माण होगा एक तो इसका पीली अस्थि मज्जा में, पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। इसके अलावा और भी दिया जा सकता है, एक पीली अस्थि मज्जा। दूसरा ऑप्शन आ सकता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में भी निर्माण होगा किसका, डब्ल्यूबीसी का। और यदि बात करें थाइमस ग्रंथि के अलावा पलिहा, पीली अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और पलिहा में निर्माण होगा किसका, डब्ल्यूबीसी का। आगे बात करते हैं, निर्माण के बाद में बात करते हैं इसके जीवन काल की, जीवन काल की। और इसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन हो सकता है, कई बुकों में आपको 1 से 4 दिन भी मिले, 1 से 5 दिन भी मिले। लेकिन ये जो डाटा है सीडीएस एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसके आधार पर इसका जीवन काल बता रहा हूं अपना, 2 से 5 दिन। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है। कार्य क्या है तो मित्रों इसका कार्य है रोगों से क्या करना, सुरक्षा करना। रोगों से सुरक्षा करना कार्य है किसका, डब्ल्यूबीसी का। यानी रोगों से क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। तो रोगों से सुरक्षा कर रही है तो इसके क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यानी शरीर का सैनिक भी कह सकते हैं इसे। शरीर का क्या है, सैनिक का काम करेगा शरीर के अंदर। ये रोगों से सुरक्षा करेगा तो शरीर में किसका काम करेगा, सैनिक का काम करेगा। और सैनिक को किसकी जरूरत होती है, सैनिक को सेना में भर्ती होते समय क्या करवाई जाती है, पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इसका भी कोई ट्रेनिंग स्थल तो होगा। तो ध्यान दे, आपसे पूछा जाए कि इसका प्रशिक्षण स्थल, आरबीसी का जो प्रशिक्षण स्थल है वो क्या होगा, तो आरबीसी को प्रशिक्षण मिलता है किस ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में। आरबीसी को किस ग्रंथि के अंदर प्रशिक्षण मिलता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर। और यदि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे पूछा जाए कि यदि इसकी संख्या में, डब्ल्यूबीसी की संख्या में यदि कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी से रोग होगा ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया रोग हो जाएगा डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी से। और यदि वृद्धि हो जाए इसकी संख्या में तो रोग हो जाएगा कौन सा, ल्यूकोसाइटोसिस। वृद्धि से रोग कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा इसकी संख्या में, कैसे, वृद्धि से रोग। यहां तक की चर्चा कर ली हमने। देखिए मित्रों डब्ल्यूबीसी जो होती है वैसे 5 प्रकार की होती है, ये तो बेसिक जानकारी थी। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं प्रकार की, डब्ल्यूबीसी जो है कितने प्रकार की है, तो ध्यान दे डब्ल्यूबीसी है 5 प्रकार की। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अपन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़ते जाएं। और साथ साथ में मेरे हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के प्रकार की यदि मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी जो है, ध्यान दे, डब्ल्यूबीसी मुख्यतः है 2 प्रकार की। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो आती है कणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है इंग्लिश में ग्रेनुलोसाइट। और दूसरी आती है यहाँ पे, दूसरी डब्ल्यूबीसी आती है अकणिका में डब्ल्यूबीसी। और अकणिका में डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, ये कणिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ये भी 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक इसका प्रकार आता है न्यूट्रोफिल। एक प्रकार है इसका न्यूट्रोफिल, दूसरा इसका प्रकार है बेसोफिल, दूसरा प्रकार है बेसोफिल, और तीसरा इसका प्रकार है इसियोनोफिल, इयोसोनोफिल, सॉरी
इयोसोनोफिल, हो सकता है कई जगह इयोनोसोफिल भी लिखा मैंने, न्यूट्रोफिल, बेंसोफिल और इयोसोनोफिल। और एकणिका में डब्ल्यूबीसी के भी दो प्रकार हैं। एकणिका में डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार हैं, जिसमें एक इसका प्रकार है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी और एक आता है इसके प्रकार में मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। 5 प्रकार की हो गई डब्ल्यूबीसी। एक न्यूट्रोफिल है, एक बेंसोफिल है, एक इयोनोसोफिल है और एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। ध्यान दे, यदि मैं बात करूं कि सर्वाधिक मात्रा, इनमें से मात्रा की यदि बात करूं, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा जिस डब्ल्यूबीसी की होती है वो है न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी और इसका परसेंट होता है 65% मात्रा में पाई जाती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी। यदि बेंसोफिल की बात करूं तो बेंसोफिल मात्रा में है सबसे कम और इसकी मात्रा होती है 0.1 से 0.5%, 0.1 से 0.5% मात्रा में बेंसोफिल डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी, सबसे कम होगी मात्रा में। इसके अलावा बात करूं मैं यदि आकृति की, यदि आकृति की बात की जाए तो आकृति में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। और यदि आकृति में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो आकृति में सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी होगी? लिम्फोसाइट। यहां तक की बात भी बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी आकार के आधार पे, आकृति के आधार पे सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी पूछे तो कौन सी रहेगी? मोनोसाइट। यदि सबसे छोटी पूछे तो कौन सी रहेगी? लिम्फोसाइट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, वो तो न्यूट्रोफिल। और सबसे कम मात्रा में सबसे कम पूछे तो कौन सी रहेगी? बेंसोफिल। देखो और बात को आगे बढ़ाते हैं कि कार्य क्या है। यदि मैं कार्य की बात करूं, कार्य की यदि मैं बात करूं तो बेंसोफिल और जो इयोनोसोफिल जो डब्ल्यूबीसी है ये किससे रक्षा करती है? एलर्जी को कंट्रोल करना इसका कार्य है। एलर्जी को कंट्रोल करना। बेंसोफिल और इयोनोसोफिल डब्ल्यूबीसी का कार्य है किसको कंट्रोल करना? एलर्जी को कंट्रोल करना। जैसे अपन बात करें किसी व्यक्ति को धूल से एलर्जी है, किसी व्यक्ति को धूप में बैठने से एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी से शरीर की रक्षा करने का, जो बॉडी की रक्षा करने का काम करती है कौन सी डब्ल्यूबीसी? बेंसोफिल। और कौन सी डब्ल्यूबीसी? इयोसोनोफिल। इसके बाद में बात करूं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है इसका कार्य क्या है? तो ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी शरीर में किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी का निर्माण करना किसका कार्य है? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का। अब बच गई मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। यदि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल की मैं बात करूं तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है, इन दोनों का कार्य है रोगाणु का क्या करना? भक्षण करना। रोगाणु का क्या करना? भक्षण करना। रोगाणु का भक्षण करना, यानी ये सुरक्षादार का कार्य करते हैं, ये चौकीदार का कार्य करते हैं। दोनों रोगाणु को, जो भी रोगाणु आएगा उसको क्या कर देंगे? भक्षण। भक्षण को इंग्लिश में फेगोसाइट भी कहा जाता है, वर्ड आ सकता है। रोगाणु को क्या करेंगे? फेगोसाइट करने का काम करते हैं, भक्षण करने का, भगाने का काम करते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी के क्या हो गए? कार्य हो गए। आकार की बात होगी, मात्रा की बात होगी, प्रकार की बात होगी। थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं मित्रों। यहां से आगे अपन यदि बात करें, इससे आगे यदि हम बात करते हैं तो कुछ दो एक तो रोग है जो इस डब्ल्यूबीसी का उनमें अहम रोल है, हम लोगों को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं अपन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। कोई भी टॉपिक को हम कंप्लीट साइंस यहाँ पे पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पार्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे, बिल्कुल सीरियल वाइज हम आगे पढ़ेंगे। और किसी भी टॉपिक के अंदर कंटेंट के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बचेगा तो एग्जाम से बाहर गुजरने की संभावना बहुत कम बनेगी, क्योंकि बड़ा डीपली जाके इनको जीरो से उठा रहे हैं, एंडिंग तक इनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताऊं, देखो एक रोग है मित्रों, एड्स रोग। एक रोग है एड्स रोग, भली भांति आप परिचित भी होंगे। फुल फॉर्म जिसकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बिल्कुल लाइलाज रोग है जिसका इलाज आज तक संभव नहीं हो पाया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो रोग है आपको बता दूं, ये एक वायरल डिजीज है, एक वायरल डिजीज है, वायरस जनित रोग जिसे कह सकते हैं। और ये किसके कारण फैलता है? एक रेट्रो वायरस के कारण फैलता है, जिसे कह दिया मैंने HIV वायरस। HIV वायरस, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण कौन सा रोग हुआ? एड्स रोग। रेट्रो वायरस के पास से विषाणु के कारण ये फैला। अब बात करें कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के अंदर इसको क्यों पढ़ा? डब्ल्यूबीसी के अंदर इसको इसलिए पढ़ा है, जब ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे, मानव रोग का टॉपिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल डीपली जाकर के एड्स के रोग को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बता दूं कारण क्या है, डब्ल्यूबीसी में इसका क्या रोल है? तो कारण यह है, एड्स रोग के अंदर जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है, एड्स रोग में लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट की संख्या में क्या हो जाती है? कमी।
लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, कमी। और हमने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करना, शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करना। एंटीबॉडी का मतलब किससे है, प्रतिरक्षी रोगों से लड़ने के लिए विकसित शरीर को विकसित करना। इसके लिए देखो लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हुई तो क्या एंटीबॉडी का निर्माण समय पे हो पाया, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाया। और एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाया तो एड्स रोग को धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा। और यदि एक रोग की बात करूं, आपने नाम सुना होगा ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर जिसे कह दिया, रक्त कैंसर। ब्लड कैंसर के अंदर मित्रों क्या होता है, इस रक्त कैंसर को आपको बता दूं ल्यूकीमिया भी कहा जाता है, कई जगह ल्यूकेमिया भी लिखा मिलेगा, ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं इस रक्त कैंसर को। ध्यान दे, रक्त जो कैंसर है, इस रक्त कैंसर के अंदर भी क्या होता है, रक्त कैंसर के अंदर अपनी डब्ल्यूबीसी की कौन सी, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है, उस मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किस रोग के अंदर, किस रोग के अंदर, रक्त कैंसर के अंदर, ब्लड कैंसर के अंदर। और यहाँ पर एक ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर जिसे क्या कह सकते हैं, गांठ, एक गांठ बन जाती है। और वो गांठ ही किसका काम करती है, रक्त का काम करती है, सॉरी कैंसर का काम करती है, ब्लड कैंसर का। कैसे, देखो जैसे जैसे मैंने मान लिया ये कोशिका है, कोशिकाओं का क्या होता जाता है, धीरे धीरे कोशिका अपने विभाजन को और आगे बढ़ती है, धीरे धीरे कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। एक समय ऐसा आया विभाजन के दौरान, एक समय ऐसा आया कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। और डब्ल्यूबीसी की संख्या में अचानक से वृद्धि होने के कारण ये कोशिका क्या होती है, कोशिका विभाजन अपना क्या कर देता है, नियंत्रण खो देता है और कुछ इस प्रकार जुड़ जाता है। इस प्रकार ये कोशिकाएं आपस में जुड़ेगी, यानी कोशिका का विभाजन जो है क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। कोशिका का विभाजन अनियंत्रित होने के कारण यहाँ पर क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है। उसे क्या कह दिया हमने, ब्लड कैंसर कह दिया। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। और आज की क्लास में अपन प्लेटलेट्स को भी देख लेते हैं जो कणिकाओं के प्रकार में आता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यहाँ से कंप्लीट कर ली है। अब बात करता हूं मैं प्लेटलेट्स की, जो कणिकाओं का तीसरा हिस्सा आता है क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ध्यान दें मित्रों, प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स जो है इसको ध्यान दें, उपनाम की यदि मैं बात करूं, प्लेटलेट्स को एक तो कह सकते हैं अपन बिंबाणु, बिंबाणु नाम आए तो भी इसका मतलब क्या है, प्लेटलेट्स ये। या फिर इसका उपनाम है पट्टिकाणु, भी इसका उपनाम है पट्टिकाणु भी इसे कहा जाता है। या फिर इसे क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये किसके उपनाम है, प्लेटलेट्स के ही उपनाम है। चाहे बिंबाणु कहे, चाहे पट्टिकाणु कहे, चाहे थ्रोम्बोसाइट कहे। बता दूं ये थ्रोम्बोसाइट जो शब्द है ये बना है थ्रोम्बस से, थ्रोम्बोसाइट शब्द बना है किससे, थ्रोम्बस से। और इस थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, इस थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का। थ्रोम्बस का मतलब होता है किससे, थक्का से। ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं संख्या की। संख्या जो होती है प्लेटलेट्स की, जो संख्या होती है वो संख्या 2.5 लाख से 4 लाख के मध्य होती है। 2.5 लाख से 4 लाख के मध्य संख्या होगी किसकी, किसकी होगी, प्लेटलेट्स की। हो सकता है कई बुकों में अलग अलग डाटा अलग मिले, 1.5 से 4.5 भी मिले, 2 से 4 भी मिले, ये मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन इतने नजदीक नहीं मिलेंगे आपको। अगला 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 पार्ट लेते हैं। मैं बात करूं निर्माण की, कि जो इसका निर्माण जो है वो निर्माण कहाँ होगा। तो मित्रों ध्यान दे, इसका निर्माण होगा कहाँ, अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। देखो अस्थि मज्जा में कैसे, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा दोनों मिलकर के निर्माण करती है किसका, प्लेटलेट्स का। ध्यान रखना, इसलिए हम एक वर्ड काम में ले सकते हैं, सिंगल वर्ड की प्लेटलेट्स का जो निर्माण हुआ वो किसमें हुआ है, अस्थि मज्जा में। और भी यदि डीप जाए एग्जाम में, और भी डीप जाके यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछ सकता है कि अस्थि मज्जा में किस कोशिका से इसका निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा में एक कोशिका है, स्पेशल कोशिका जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। एक कोशिका है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट कोशिका। इसका निर्माण होता है प्लेटलेट्स का अस्थि मज्जा में। किस कोशिका के द्वारा, मेगाकैरियोसाइट कोशिका के द्वारा हुआ इसका निर्माण। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं इसका जीवन काल, जीवन काल। इसका जीवन काल जो है मित्रों 10 से 13 दिन, विद एनसीईआरटी 10th क्लास के अनुसार बात कर रहा हूं। इसका जो जीवन काल है वो कितने दिन का है, 10 से 13 दिन इसका क्या है, जीवन काल है। बात करूं इसके कार्य की, कार्य क्या है, इसका कार्य है रक्त का क्या बनाना, थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। देखो रक्त का थक्का किसे कहीं, जनरली चोट लग जाती है उस शरीर से ब्लड बहने लग जाता है, कुछ समय बाद में उस रक्त का बहना रुक भी जाता है। जब रक्त बहाव, रक्त का बहना रुका तो उसे रक्त बह के रुकने के बाद में एक पपड़ीनुमा संरचना वहां पे बन जाती है, कुछ समय बाद में वो उतर भी जाती है अपने आप ही। उसे क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनाना। या फिर इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य हो सकता है रुधिर को गाढ़ा बनाना। रुधिर को गाढ़ा बनाना भी कार्य किसका है,
प्लेटलेट्स का ही कार्य है रुधिर को क्या बनाना, गाढ़ा बनाना। और बात करूं, यदि इसकी कमी हो जाए, यदि इसकी संख्या में कमी हो जाए तो इसकी संख्या में कमी से रोग हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रोग हो जाता है किसकी संख्या में कमी होने से, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने से। यदि इस प्लेटलेट्स की संख्या की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि से जो रोग होगा वो रोग होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। कौन सा रोग हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग हो जाता है। किसके कारण, प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि के कारण जो रोग हुआ वो कौन सा रोग है, थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग है। ये बात हुई प्लेटलेट्स की। अब आपको बता दूं, आपने कई बार सुना होगा कि प्लेटों की संख्या कम हो गई, प्लेटलेट्स की संख्या घट गई। प्लेटलेट्स की संख्या मुख्यतः मित्रों एक रोग के अंदर घटती है, जिस रोग की मैं बात कर रहा हूं डेंगू के अंदर। बुखार है डेंगू बुखार, उस डेंगू बुखार के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाती है, कमी होने लग जाती है। ध्यान दे, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण डेंगू रोग नहीं होता है, बल्कि डेंगू बुखार आने के कारण, डेंगू रोग होने के कारण प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है। और धीरे धीरे घटती चली जाती है तो ध्यान दे, शरीर का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है। इसे कह सकते हैं, कहते हैं कि खून का पानी हो गया मित्रों। खून का पानी नहीं होता, वो धीरे धीरे क्या होगा, पीलापन आने लग जाएगा रक्त के अंदर, रक्त क्या हो जाएगा, पीला पीला होने लग जाएगा। तो डेंगू जो बुखार है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसमें, डेंगू बुखार के अंदर। और यदि मैं बात करूं प्लेटलेट्स की संख्या कम किस प्रकार हुई, यहाँ पे देखो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण डेंगू बुखार में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है इसका काम है क्या, रक्त को गाढ़ा बनाना, रुधिर को क्या करना, गाढ़ा बनाना। एक समय था जब इसकी संख्या में क्या थी, वृद्धि थी, सही संख्या थी, वृद्धि थी, तो रक्त कैसा था, गाढ़ा था। और रक्त गाढ़ा था तो गाढ़े रक्त की जो गति है वो गति क्या होगी, कम होगी। गाढ़े रक्त की गति क्या हुई, कम। यदि संख्या में मान लिया इसकी में क्या हुई है, कमी हुई, तो बताइए मित्रों ब्लड कैसा होगा, रक्त कैसा हो जाएगा, पतला। और पतला जो रक्त होगा उस पतले रक्त की गति कैसी हो जाएगी, अधिक। अब एकदम से पतले रक्त की गति होगी, जब कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर दौड़ लगा रहा है हमेशा, और अचानक से उसे बोला जाए कि 10 किलोमीटर की दौड़ लगाए, क्या आसानी से लगा पाएगा, नहीं लगा पाता। यही चीज यहाँ पे होती है इस डेंगू बुखार के अंदर। क्या हुआ, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हुई तो ब्लड कैसा हुआ, पतला हुआ। और पतले ब्लड की गति क्या हुई, अधिक हुई। और अधिक गति के कारण कोशिकाओं का नियंत्रण फेल हो जाता है। अधिक गति के कारण क्या हो जाता है, नियंत्रण अनियंत्रित हो जाता है सिस्टम, और अनियंत्रित होने के कारण इस डेंगू बुखार में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। यहाँ तक हमने प्लेटलेट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमने 3 चीजों को कंप्लीट किया है, कणिकाओं के जो प्रकार थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक चीज और बता दूं आपको, देखो हमने आरबीसी में पढ़ा था, आरबीसी में हमने पढ़ा कि क्या, आरबीसी में हमने पढ़ा कि यदि आयरन की कमी, एफए की कमी कहा, या फिर हमने कहा था हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर हमने कहा था आरबीसी की कमी। इसकी कमी से जो रोग हो रहा था वो कौन सा था, एनीमिया रोग था। इनकी कमी से था रोग एनीमिया। लेकिन आपको बता दो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अफ्रीका की एक बांदू प्रजाति है, यहीं से जोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। अफ्रीका की एक बांदू प्रजाति, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अफ्रीका की एक बांदू प्रजाति है, उस बांदू प्रजाति के अंदर किसकी अधिकता हो जाती है, इस लोह तत्व की अधिकता हो जाती है, आयरन की अधिकता। कारण क्या है, अफ्रीका की बांदू प्रजाति में एक रोग होता है लोहमयता रोग, लोहमयता रोग। इस लोहमयता रोग को ही क्या कहेंगे, सिडेरोसिस भी कह सकते हैं, सिडेरोसिस रोग। क्यों होता है, अफ्रीका की बांदू प्रजाति के जो लोग होते हैं वो शराब का जो सेवन करते हैं वो लोहे के प्याले में करते हैं, लोहे के बर्तन में शराब का सेवन करते हैं। और शराब का सेवन जब लोहे के बर्तन में करते हैं तो लोह तत्व उसके अंदर, लोहे जो धातु है शरीर के साथ, शराब के साथ शरीर के अंदर जाती है, और धीरे धीरे शरीर के अंदर किसकी अधिकता हो जाती है, आयरन की अधिकता हो जाती है, लोह तत्व की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, लोहमयता रोग। या फिर जो खाद्यान्नों में काम करते हैं, जो लोग खाद्यान्नों में काम करते हैं उनके अंदर भी ये रोग देखने को मिलता है, कौन सा रोग, लोहमयता रोग। तो आज की क्लास में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे रक्त समूह की। उम्मीद करता हूं कि आसानी से जो चीजें बताएंगे वो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अलविदा।